आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख बिरादरी के वफ़द से की मुलाकात। मारूफ गुलकारा हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र गाया और कहा कि सिख गुरु की तालीमात आज भी मुआशरे के लिए हैं मशलेरा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1965 की जंग की 60वीं सालगिरह के मौके पर प्रोग्राम से किया खिताब। ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तानी फौजियों की जानिब से कायम की गई फतह की रिवायत का कास करार दिया और कहा कि जंग में फतह कौम के इज्तिमाई अज़्म का है नतीजा। बीजेपी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदर सैम पित्रोडा की पाकिस्तान से मोहब्बत के बयान को बनाया तनकीद का निशाना। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने बहादुर सिपाहियों की तौहीन का लगाया इल्जाम और पूछा कि राहुल गांधी अपने बेशर्म बयान पर क्यों हैं खामोश। कर्नाटक में वोट चोरी के इल्जामात पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया हमला। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद, किरेन रिजिजू और निशिकांत दुबे ने कांग्रेस लीडर को होमवर्क सही तरीके से करने का दिया मशवरा। राहुल गांधी पर मुल्क की तौहीन का लगाया इल्जाम। कहा कि नौजवान नस्ल खानदानी सियासत के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया। सदर के ओहदे समेत 3 ओहदों पर कामयाबी हासिल की। एबीवीपी के आर्यन मान ने बड़े फर्क से सदर का ओहदा जीत लिया। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के अफराद खानदान और सिख बिरादरी की एक कमेटी ने गुरु गोबिंद सिंह और उनकी अहलिया के जोड़े साहिब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को सौंपे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जोड़े साहिब के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी नुमाइश के लिए वजीर आज़म के हवाले कर दिया गया है। तकरीबन 300 साल कबल गुरु गोबिंद सिंह ने उनकी खिदमत से खुश होकर हरदीप सिंह पुरी खानदान को ये लकड़ी की चप्पल नेमत के तौर पर दी थी। वजारत सकाफत ने इन आसार की जांच और कार्बन टेस्ट करके इनकी सदाकत की तस्दीक की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु साहिबान और सिख बिरादरी की तालीमात के तईं हमेशा गहरे एहतराम और प्यार का मुजाहरा किया है और इसीलिए कमेटी को यकीन है कि वज़ीर आज़म इन विरासत को महफूज रखेंगे और सिख बिरादरी को उन्हें देखने का मौका देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि मुझे सिख वफ़द के मौजिज़ और पढ़े लिखे अरकान से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के इंतहाई मुक़द्दस और अनमोल जोड़े साहिब के महफूज तहफ़्फ़ुज़ और बावक़ार नुमाइश के हवाले से अपनी सिफारिशात शेयर की। जोड़े साहिब जैसे काबिल एहतराम और रूहानी तौर पर अहम आसार सिख कौम की सकाफती तारीख का इंतहाई काबिल फ़ख्र हिस्सा है और जितना कि वो अपनी सकाफत का हिस्सा हैं। ये मुक़द्दस आसार आने वाली नस्लों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तरफ से दिखाए गए जुर्रात, तक़वा, इंसाफ और समाजी हम आहंगी के रास्ते पर चलने की तरकीब देंगे। वही माहौल उस वक्त और भी रूहानी हो गया कि जब मारूफ गुलकारा हरदीप कौर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने मूल मंत्र गाया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस लम्हे को इंतहाई मुतासिरकुन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिख संगत के साथ मुलाकात में मारूफ गुलकारा हर्षदीप कौर ने खूबसूरती से मूल मंत्र गाया और जिससे हर किसी को सुकून और रूहानी तवानाई हासिल हो गई। सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न हो गई
जे सोची लखवार चुप चुप न हो गई जे लाई रहा अवतार भुखिया भुख ना उतरी जीवना पुरिया पारे सहस्याण पालक होए काइक न चलना शिव सचियारा होए किव कूड़े टुटे पार हुक्म जाए चलना नानक लिखिया वहीं दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1965 की जंग की 60वीं सालगिरह की याद में मुनक़िद तक़रीबात में शिरकत की। तकरीब के दौरान उन्होंने साउथ ब्लॉक में 1965 की पाक भारत जंग में शामिल हुए साबिक फौजियों से बातचीत की और इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग में फतह पूरी कौम के इज्तिमाई अज़्म का नतीजा होती हैं। उन्होंने कहा कि 1965 के मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल और चैलेंजेस थे, मुल्क ने लाल बहादुर शास्त्री की मजबूत क़यादत में इन चैलेंजों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। और इस एक नारे में हमारे वीर सैनिकों के सम्मान के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं का गौरव भी इसमें शामिल था। विपरीत परिस्थितियों में भी देश ने एकजुटता दिखाई और उस युद्ध में विजय हासिल की। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दिया है, जिससे सियासी खलबली मच गई है। ओवरसीज कांग्रेस के सदर सैम पित्रोदा ने कहा है कि पाकिस्तान उनके लिए घर जैसा है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी लीडर प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को निशाना बनाया। प्रदीप भंडारी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी की और ऐसे हमले के बाद क्या कोई मुहिब्बे वतन कह सकता है कि पाकिस्तान उनके लिए घर जैसा है? ये हमारे फौजियों की तौहीन है। आईएसआई द इंडियन स्टेट, वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर ये कहते हैं। प्रदीप भंडारी ने सवाल किया कि पाकिस्तान कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ क्यों करता है। शाहिद आफरीदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तारीफ की। कांग्रेस के दौर में जब मुंबई हमले हुए तो उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। ये वाज़ेह है कि राहुल गांधी और वाड्रा खानदान पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। सैम पित्रोदा के बयान से वाज़ेह होता है कि उनका घर पाकिस्तान में है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आतंकी हाफिज सईद ने ये ऑन पब्लिक कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी गुफ्तगू होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पित्रोदा जो वो कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था और इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व थे।
बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने सैम पित्रोदा को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए गैर मुल्की दौरों का इंतजाम करने वाले और भारत को तकसीम करने वाले सैम पित्रोदा पाकिस्तान में घर जैसा महसूस करते हैं। शहजाद पूनावाला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और मुंबई हमले को क्लीन चिट देने के सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस की पॉलिसी करार दिया। अंकल सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी भी है और राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी है, जो फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, राहुल गांधी के वेकेशन के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने घर जैसा महसूस होता है। आई फेल्ट एट होम व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, ये बोलते हैं। ये वही सैम पित्रोदा है जो कहते हैं कि भारत के अलग अलग लोग, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट भारत के लोग, नॉर्थ ईस्ट भारत के लोग जो होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं, कोई अरेबिक होता है, कोई यूएस से होता है। इस प्रकार से भारत के लोगों के बीच में जो बंटवारा करते हैं उनको एट होम महसूस होता है पाकिस्तान। और इसीलिए उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान को पुलवामा में भी क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को 26/11 में भी क्लीन चिट दी, कहा कि पाकिस्तान पर कोई कड़ी कार्रवाई ना करो। और ये कांग्रेस की नीति है। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाना बनाया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी के बयान पर तनकीद करते हुए इसे मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करने की साजिश करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक में वोट चोरी के इल्जाम पर राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी लीडर अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। बीजेपी लीडर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाना नाइंसाफी है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं। आलंद विधानसभा की बात उन्होंने कही। होमवर्क नहीं करते हैं ना। बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं और ये राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। राहुल गांधी ने ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के वकार को कम किया है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। और इस दौरान मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्क मोदी जी के साथ है। अवाम बार बार राहुल गांधी को मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई को नहीं मान रहे हैं और इस तरह वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। देश मोदी जी का साथ में है, देश का युवा मोदी जी का साथ में है, देश का गरीब, देश का किसान, देश का हर एक लोग मोदी जी को देश का नेता मानते हैं। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने के बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी जैन जी के बारे में एक्स पोस्ट पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि ऑपोजिशन लीडर मुसलसल मुल्क मुखालिफ बयानात फैलाने में मसरूफ हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि नौजवान नस्ल खानदानी सियासत के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और इससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह जनरेशन जेड अकरबा परवरी और खानदानी के खिलाफ थी और राहुल गांधी भारत में खाना जंगी को हवा देना चाहते हैं।
नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ कि राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जैन जी क्या कह रहा है, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो जैन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जैन जी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अश्वनी वैष्णव ने एक अखबार में एक मजमून लिखा जिसमें गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान मोदी हुकूमत के कामों पर रोशनी डालते हुए पीएम मोदी की क़यादत की तारीफ की गई है। अश्वनी वैष्णव ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यकसा मौक़ा देने वाला जरिया बना दिया है। मुंबई में एक रेहड़ी पटरी वाला भी वही UPI अदायगी वाला निज़ाम इस्तेमाल करता है जो एक बड़ी कंपनी का अफसर करता है। यह तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म के बुनियादी विजन अंत्योदय यानी कि कतार में खड़े आखिरी शख्स तक पहुंचाने की अक्कासी करता है। हर डिजिटल इक़दाम का मकसद टेक्नोलॉजी को सबके लिए यकसा तौर पर काबिल रसाई बनाना है। गुजरात में शुरू होने वाले ये तजर्बात भारत के डिजिटल इनकलाब की बुनियाद बन गए। 2014 में मोदी जी गुजरात का तजुर्बा और सीख दिल्ली ले आए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर UPI ने भारत के अदायगियों के तरीक़े को बदल दिया है। सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक बहुत से ममालिक UPI से जुड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन नजर आता था। चंद्रयान 3 से भारत को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बना दिया। गगनयान मिशन भारत को देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को खला में भेजने वाला चौथा मुल्क बनाएगा। जब कोविड-19 ने हमला किया तो पूरी दुनिया वैक्सीन की तकसीम से मुताल्लिक अफरा तफरी से दो चार थी और तब कोविन प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड वक्त में बनाया गया। आज वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत पैदावारी सलाहियत हमें जदीद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की सिमत छलांग लगाने में मदद कर रही है। दुनिया के 20% से ज़्यादा चिप डिज़ाइनर यही हैं। PM गति शक्ति पोर्टल GIS टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल करता है। इंडिया AI मिशन के तहत 38,000 से ज़्यादा GPU दस्तयाब कराए गए हैं और वो भी आलमी कीमत के 1/3 दाम पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन वो इंसानों को इससे भी बेहतर समझते हैं। मोदी ने टेक्नोलॉजी को हुक्मरानी की ज़बान बना दिया है और इससे साबित किया है कि जब रहनुमा इंसानियत के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो पूरी कौम मुस्तकबिल में एक बड़ी छलांग लगाती है। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। PM मोदी ने यूनानी वज़ीर-ए-आज़म के मुबारकबादी पैगाम की दिल से तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान यूनान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अपने अहद का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मित्सोटाकिस ने भारत यूरोपीय यूनियन FTA के जल्द इख्तिताम के लिए हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, जहाजरानी, दिफा, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और आवाम से आवाम के राब्ते जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम पहल के हिस्से के तौर पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कदम का पौधा लगाया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये पौधा ब्रितानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की तरफ से तोहफे के तौर पर भेजा गया था। ये दरख्त दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और माहौलियाती पैदावारी के लिए उनके मुश्तरका अज़्म की अलामत है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मबनी कौमी अवार्ड याफ्ता फिल्म चलो जीते हैं की खुसूसी दोबारा रिलीज बुध को प्रयागराज के PBR सिनेमा हॉल में हुई। फिल्म देखने के लिए शायकीन की बड़ी भीड़ जमा थी। ये फिल्म स्वामी विवेकानंद के फलसफे पर मबनी है कि सिर्फ वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बचपन के एक वाक़े से मुतासिर इस फिल्म की कहानी नौजवान नारू के गिर्द घूमती है। फिल्म चलो जीते हैं नई नस्ल तक बेलौस खिदमत और कुर्बानी के लाजवाल पैगाम को मौसर तरीके से पहुंचाने का जरिया बन रही है। और शायकीन ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे मुतासिर कुन और माशरे के लिए सबक आमूज करार दिया। शायकीन का कहना है कि यह फिल्म बेलौस खिदमत और कुर्बानी का पैगाम देती है। फिल्म को समाजी तब्दीली के एक जरिए के तौर पर देखा जा रहा है। हम लोगों को यही सीख रहे हैं कि हर आदमी को जाति के बंधन से दूर होकर सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। सभी लोगों के, हर जाति के लोगों का सम्मान करिए। जो भी जातियों में समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनिए ताकि हमारा भारत समृद्ध हो, संगठित हो, जिससे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो। फिल्म के माध्यम से जो पुरानी प्रथा में जैसे जाति बंधन में हम लोगों को बांटा जाता था, तो उसमें एक फिल्म के माध्यम से संदेश देने का काम किया गया है कि अब हम लोग जाति में नहीं बटेंगे। इंसानियत के नाते फिल्म से हमको सीखें मिलती है कि सर्वप्रथम हम लोग इंसान हैं। जातियों में बंटने का काम अब नहीं हो सकता। एक हिंदुस्तानी बनके, इंसान बनके हम लोग सबको रहना चाहिए। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर सेवा सप्ताह के हिस्से के तौर पर एक बड़े लाइव पेंटिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। 35,000 से ज़्यादा फनकारों ने 10 किलोमीटर तवील कैनवास पर विकसित भारत के रंग, कला के संग के मौजू पर पेंटिंग करके एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। इस तकरीब में मरकजी वुज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के साथ पद्म अवार्ड याफ्ता कई मुमताज़ फनकारों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाज़रीन से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर किरेन रिजिजू ने कहा कि NDMC इस तकरीब का इनेकाद ऐसे वक्त में कर रही है कि जब विकसित भारत के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस तनाजुर में फ़न भी एक ज़रिया है जहाँ तरक्की और विरसा एक साथ हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में मन हिंदवी गोयम मौजू पर आज एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब हिंदी शोबे की तरफ से मुनक़िद की गई और इसका मकसद मुख्तलिफ मज़ामीन के दरमियान मकालमे की रिवायत को आगे बढ़ाना है। तकरीब की सदारत जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने की, जबकि फैकल्टी के डीन प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद खान मेहमान एजाज़ी रहे। तकरीब में मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर इराक रज़ा जैदी ने कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी अदब और सकाफ़त में अमीर खुसरो की गैर मामूली खिदमात पर तफसील से इज़हार ख्याल किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने अपने खिताब में ज़बानों के इर्तक़ा और इस पर तहज़ीब के असरात पर तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अमीर खुसरो ने हमारी तहज़ीब पर गैर मामूली नक्श छोड़े हैं। तकरीब में हिंदी शोबे के सदर प्रोफेसर नीरज कुमार ने शुरका का इस्तकबाल किया और इस प्रोग्राम की निज़ामत तकरीब के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रहमान मुसव्विर ने की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के सदर, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर और बड़ी तादाद में तलबा शरीक हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। ABVP ने सदर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि NSUI ने नायब सदर के ओहदे पर कब्जा जमाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात जुमेरात को हुए थे और इस बार 59.45% वोटिंग रिकॉर्ड की गई और इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 बड़े ओहदे जीत कर अपना दबदबा कायम रखा है। ABVP के सदर के ओहदे के फातेह आर्यन मान हैं, जो NSUI की जोसलिन मद्दे मुकाबिल थे। ABVP के कुणाल चौधरी ने सेक्रेटरी और दीपिका झा ने जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा हासिल किया है। नायब सदर के ओहदे पर NSUI के उम्मीदवार राहुल झंसावालू ने जीत हासिल की है और इस इलेक्शन में NSUI ने पिछली बार के मुकाबले एक ओहदा खो दिया है। NSUI ने सदर का ओहदा भी खो दिया है और जीत के बाद दोनों तंजीमों के हामियों ने ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया, जहां एक तरफ ABVP के
कारकुनान जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ NSUI के हामियों ने भी नायब सदर की जीत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नताइज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जबरदस्त जीत के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात में ABVP वॉइस की शानदार कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद। ये जीत नौजवानों के कौम पहले के नजरिए पर अटल यकीन की अक्कासी करती है। ये जीत तलबा की कुव्वत को कौमी ताकत में तब्दील करने के परिषद के सफर को मजीद तेज करेगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।